हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको बताए हुए हैं 110 क्वेश्चन, और आज हम 111वां क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये हमारा छठा वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। केबल का तनाव लगभग क्या होगा? केबल का तनाव निकालना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है इसका। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एलिवेटर का 2 बल कार्य कर रहा है। इसमें एलिवेटर का 2 फोर्स कार्य कर रहा है। पहला कौन सा है? पहला है एलिवेटर का भार नीचे की ओर, जो एलिवेटर है उसका भार नीचे की ओर, ठीक। और दूसरा है केबल का तनाव ऊपर की ओर। केबल जो ऊपर की ओर तनाव है, एलिवेटर का भार नीचे की ओर और केबल का तनाव ऊपर की ओर, ठीक। तो यहाँ पे जो है न्यूटन का सेकेंड नियम हम अप्लाई करेंगे। न्यूटन का सेकेंड नियम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है, टी माइनस यानी टेंशन, जो ऊपर की ओर टेंशन है उसमें से टी माइनस एम जी प्लस यानी टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए, यानी मास इंटू एसिलेरेशन। जो एसिलेटर का मास है वो, और ये इसमें मास और ग्रेविटी का जो फोर्स है वो, और इसमें एसिलेरेशन, ये इसके बराबर होगा। मास इंटू एसिलेरेशन के बराबर होगा। जो टेंशन ऊपर की ओर है और जो नीचे की ओर है वो माइनस कर देंगे टेंशन में से, तो वो एसिलेरेशन निकल जाएगा, ठीक। तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? टी बराबर क्या हो जाएगा? ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और m हम कॉमन लेंगे, प्लस एम जी प्लस एम ए लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं m ब्रैकेट में लेके कॉमन लेके m प्लस ए, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका t बराबर वैल्यू रख देते हैं। मास कितना है? 600 है। 600 गुना 9.8 प्लस 4.9 हमको दिया हुआ है। एक्सीलरेशन 4.9 दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है 9.8 होता है, ठीक। यहाँ से हम अगर वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 600 गुना 14.7, ठीक। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए सभी एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं। ये लगभग बराबर हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद 9000 न्यूटन हो जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं। 600 इंटू कितना? 14.7। ये जो है बराबर आ जा रहा है 8820 के। तो ये लगभग 9000 के आसपास है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा 9000। और ये जो है पूछा गया है कब? गोरखपुर एएसएम के एग्ज़ाम 2009 के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? इसका ऑप्शन है क्योंकि
वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर भारहीन होता है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम है, अति अल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो चांद पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए वो ऊंची छलांग, अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ये जो है आरआरबी भोपाल में पूछा गया है, आरआरबी भोपाल में पूछा गया है 2003 के एग्जाम में, सीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। इसका सही आंसर है बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ये जो है रांची बोर्ड में पूछा गया है 2006 में, आरआरबी एनटीपीसी के। द्रव्यमान स्थान निरपेक्ष होता है, द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, यानी कहीं भी द्रव्यमान समान ही रहेगा। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ पे भार कम ज़्यादा होगा। चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है, यानी पृथ्वी का जितना है चंद्रमा पे उसका 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का इतना भाग होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी है। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी। ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर मतलब धरातल पर पहुंचेगा। इसका डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों पृथ्वी पर धरातल पर एक साथ पहुंचेगा। और ये जो है आरआरबी रांची बोर्ड में पूछा गया है 2003 के एग्जाम में। निर्वात में गिराए गए पिंड का वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पिंड मुक्त वेग से गिरता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु में एक नियत त्वरण उत्पन्न होता है तथा यह सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? ऑप्शन है W/2, 2W/3, 4/9W, W/4। तो ये जो है W फोर्स है, इसका क्या होगा इसको हम पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये जो है h ऊंचाई पर g का मान h ऊंचाई पर g का मान कम हो जाता है। h ऊंचाई पर g का मान कम हो जाता है यदि h ऊंचाई पर
जी का मान जी डैश हम मान लेते हैं, एच ऊंचाई पर जी का मान जो है जी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे जी डैश बराबर हो जाएगा जी बटा 1 प्लस एच आर ई, ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे चूँकि एच बराबर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है इतना होता है, यानी ऊपर बता रहा है ना, ये पृथ्वी की सतह से न्यूटन उसका पृथ्वी पर त्रिज्या की आधी हो जाती है, तो ठीक, तो ये जो है त्रिज्या का आधी हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसलिए जी डैश बराबर हो जाएगा जी बटा 1 प्लस आर ई बाय 2 आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा जी बटा 3/2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 4/9 जी, 4/9 जी। अभी जो है एच ऊंचाई पर भार क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई पर भार हो जाएगा W डैश बराबर 4/9 mg, ये डी से निकल गया तो 4/9 mg, तो ये हो जाएगा 4/9, 9 है 4/9 mg, तो 4/9 W हो जाएगा। इसका जो है 4/9 W, ये ऑप्शन सही है। ये जो है आरआरबी गोरखपुर में एएसएम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु की 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा। ऑप्शन है टी सेकेंड, 2t सेकेंड, 3t सेकेंड, कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसका सही आंसर, इसका एक फॉर्मूला है, हाइट बराबर, यानी जैसे हाइट का हो जाता है तो यहाँ पे हाइट बराबर हाफ GT स्क्वायर, ठीक। इससे यहाँ पे जो है वस्तु विराम अवस्था से गिराया जाता है, यहाँ पे वस्तु विराम अवस्था से गिराया जा रहा है, तो इसीलिए u वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको h दिया हुआ है 30 और 1/2 GT स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं t बराबर √60/g, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लिए। और इसको फिर से अगर हम फिर से अगर निकालेंगे इसी फॉर्मूला से एक बार फिर, यहाँ पे हम वैल्यू अगर 120 रखते हैं, कह रहा है ना 120, तो वैल्यू हम अगर 120 रखते हैं, यहाँ पे h का वैल्यू 120 कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ GT यहाँ पे हम अगर टी स्क्वायर टी माने हैं तो इसको टी डैश कर लेते हैं, हाफ GT डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको निकल जाएगा कितना, टी डैश बराबर हो जाएगा √240/g, ये जो है समीकरण 2 मान लिए इसको। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से टी डैश बटा टी बराबर हो जाएगा √240/g गुना g/60। जब हम रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे लिखते तो जो हर वाला जो है वो अंश से गुना हो जाता है। इसी तरह से इसको हम सॉल्व किए, इसको हम आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए टी डैश बटा टी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का अगर हम रेशियो निकाले तो ये हो गया 240/g बटा 60/g। अगर हम इसको ऐसे रूट निकाले तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √240/g इंटू ये
ऊपर अंश से गुना हो जाता है और ये जो है इसके हर से गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये जी ऊपर चला गया और ये जी नीचे आ गया, यहाँ पे जी बटा 60। आप यहाँ पे समझ नहीं पाते इसलिए मैंने इधर लिखा। तो अभी देखिए जी और जी कैंसिल हो गया और ये जो है 0 0 कैंसिल और 6 चौके 24 ये भी गया। तो अब यहाँ √4 बचा तो इसका आंसर इसका जो है वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए टी डैश बराबर, यानी यहाँ पे हम इसको रिलेशन निकालें, टी डैश बराबर 2t। ठीक, तो टी डैश बराबर 2t। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को गिरने पर समय t सेकंड समय लगता है। ठीक, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से गिरने में कितना समय लगेगा। तो हम इसका जो है समय को टी डैश कंसीडर कर लिए यहाँ पे। ठीक, तो इसका तो हम निकाल दिए सीधा 30 = 1/2 GT²। ठीक, वैल्यू हम रख दिए इस फॉर्मूला में। तो सेकंड में हम क्या किए, इसका वैल्यू पे यहाँ पे टी डैश कंसीडर कर लिए। टी डैश हमको ये आया। अब ये दोनों का हम कंपैरिजन कर दिए, ये दोनों का रेशियो से कंपैरिजन कर दिए ये दोनों समीकरण से। तो हमें ये वैल्यू आ गया दोनों का, t बराबर हो गया इसके 2t के। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2t इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है चेन्नई और बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड में पूछा गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है, ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 17 नंबर का। माना कण को ऊपर की ओर उच्चतम बिंदु पर पहुँचने में लगा समय, यानी कण को ऊपर की ओर ये फेंका जाता है तो ऊपर दिशा की ओर फेंकने वाला लगा समय की गणना करें। तो मान लेते हैं ऊपर की ओर फेंकने का समय कितना लगा, t सेकेंड मान लेते हैं, t सेकेंड लगा। ठीक, तब गति का समीकरण क्या, t सेकेंड यानी ऊपर की ओर फेंकने में समय लगा समय क्या होगा, लगा समय को हमने t कंसीडर कर दिया। तो अभी गति का समीकरण से, गति का समीकरण से हम अगर इसको क्या होगा, एक फॉर्मूला है u बराबर v माइनस GT, u बराबर v माइनस GT। अब हमारे पास दिया हुआ है कण को ऊपर की ओर फेंकना, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर इतना गति से फेंका जाता है। तो हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो वेलोसिटी दिया हुआ है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी फेंकने से पहले जो है वो स्पीड में नहीं था। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन उसको हम वो स्पीड से उस वक्त फेंके तो ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 39.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और हमको टाइम तो हमने खुद कंसीडर किया है और g का वैल्यू हमको मालूम है 9.8 होता है। ठीक, तो अभी हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो अभी हम इसका वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 39.2 माइनस 9.8 इंटू t। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको u का वैल्यू 0 है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 बराबर ये 39 माइनस 9.8t। तो यहाँ पे 39.2 माइनस 9.8 इंटू t
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक। अगर इसको हम बराबर के इस साइड ले जाते हैं ये पूरे को, तो ये प्लस हो जाएगा 9.8 t। यहाँ पे एक हम स्किप कर रहे हैं, 9.8 t आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर के इस साइड 39.2 ही रहेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है उसको हम नीचे कर सकते हैं इतना। अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 98 से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल देख लीजिए ये लगभग कितने के बराबर है, ये 4 गुना है यानी 98 है। तो इसको 100 कंसीडर कर लीजिए, मतलब दशमलव हटाने के बाद 100 कंसीडर कर लीजिए, ये 400 के बराबर है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से लग रहा है कि आ जाएगा, ठीक। तो आप करके देख लीजिए, ये 4 से कट जा रहा है तो इसका 4 सेकेंड टाइम लगेगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है गोरखपुर ASM एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था गोरखपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी लगभग। ऑप्शन 80 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर, 40 मीटर। ये जो है RRB NTPC कोलकाता जोन में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन इसका आएगा, तो हम मान लेते हैं पहले इसमें जो क्या है, एक पिंड का एक मीनार शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मीनार का हाइट जो है, मीनार का हाइट कितना है यानी ऊंचाई कितना है, h मीटर, ठीक। मीनार का ऊंचाई h मीटर हम मान लेते हैं, ठीक। तो प्रारंभिक वेग यानी u कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, और समय कितना लगा, देखिए नीचे गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे गिराया जाता है 4 सेकंड बाद, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, यानी t बराबर 4 दिया हुआ है, और g का वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो उसको हम लगभग 10 के बराबर मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं लगभग, ठीक। तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अभी जो है फॉर्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है 0 प्लस u का वैल्यू 0 है, 0 से t को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ g का वैल्यू कितना 10 मान लिए हैं, और t का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये हो गया 5 दूनी 10, 4 चौके 16, यानी 2 गुना 16 बराबर 16, नहीं 4 चौके 16 हो गया ना, नहीं इसको हम एक बार फिर से बनाते हैं, बराबर हो गया 0 प्लस ये जो है g प्लस डी, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक। ये दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। इस फॉर्मूला में हम अगर वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये हाफ g का वैल्यू हमने लगभग माना है किसके 10 के, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 10 से, और यहाँ पे t का स्क्वायर, तो हमें t कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कट गया, 8 दूनी 16, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 गुना 10 यानी 80 आया, ये 80 मीटर आएगा लगभग, ठीक, लगभग 80 मीटर। तो इसमें देखिए 80 मीटर इसका सही आंसर ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का। 119 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा? ऑप्शन है रूट 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और रूट 3 सेकंड, 3 सेकंड। इसका जो है इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास दिया हुआ है इमारत की ऊंचाई, इमारत का ऊंचाई कितना है? इमारत का ऊंचाई है 19.6 मीटर, ठीक। और हमें क्या दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ फेंका जाता है। यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हाइट कितना दिया हुआ है 19.6 और ये जो है यहाँ से फेंका जाता है कितना 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ से ऊपर से फेंका जाता है इस तरह से, ठीक। ये ग्राउंड हो गया, इस तरह से फेंका जाता है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, फेंकने के बाद वेलोसिटी उसका चेंज हुआ है। तो ये हो गया ए बी, ठीक। तो अभी यहाँ पे हमको क्या है, u दिया हुआ है, u बराबर 0 हो गया, ठीक। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे जो हम अभी 2-3 बनाए हैं, h बराबर हाफ GT², ठीक। तो यहाँ पे हमको h दिया हुआ है, यहाँ पे h दिया हुआ है, तो h का वैल्यू कितना है 19.6 बराबर हाफ g का वैल्यू कितना है 9.8 T², ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9, 9 दूनी 18 होता है, 4 दूनी 8, ठीक। 4.9 T²। अभी हम अगर निकालेंगे यहाँ पे T² बराबर क्या हो जाएगा, ये 19.6 अपॉन 4.9, ठीक। अभी हम अगर इसको ये देखिए कितना 50 के बराबर है, तो ये 5 चौके 20, यहाँ पे 200 के लगभग है, ये 50 के लगभग है। तो इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई करके आप अगर देखेंगे तो ये आंसर 4 आ जाएगा। और इसका अगर हम यहाँ पे t बराबर निकालेंगे तो √4 बराबर 2 सेकेंड टाइम लगेगा, धरातल पर पहुँचने में 2 सेकेंड लगेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। और ये जो है ASM एग्ज़ाम गोरखपुर जोन में पूछा गया है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 120 नंबर का क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विश्राम जड़त्व। ये जो है DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अश्व घोड़ा को बोला जाता है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही यानी घोड़ा चलाने वाला जो है उसके गिरने का आशंका का कारण विश्राम जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, विश्राम जड़त्व। क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वरोही यानी घोड़ा चलाने वाले के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विश्राम के त्वरण के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का। 121 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पहला, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ये जो है इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी के एग्जाम में 2008 में। गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर चलने वाला बल होता है। पृथ्वी की ओर चलने वाला बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। इसका सही आंसर है तीसरा, भीतर की ओर झुकता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आरआरबी चंडीगढ़ जोन, मुंबई, बेंगलोर जोन, एएसएम एग्ज़ाम और टीसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है चंडीगढ़ में पूछा गया था 2004 में, और 2004 में एएसएम के लिए मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है, एएसएम पोस्ट के लिए मुंबई बोर्ड में, और बेंगलोर बोर्ड में भी पूछा गया है 2004 में ही एएसएम पोस्ट के लिए, और जम्मू कश्मीर जोन में स्टेनोग्राफर के लिए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रिपीट क्वेश्चन है, यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपीटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। यह जो है mv²/r के बराबर होता है, जहाँ पर m क्या है? m जो है द्रव्यमान है यानी मास है, v जो है वेग है वेलोसिटी, और r क्या है? r त्रिज्या है यानी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 123 नंबर का क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जब कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। ऑप्शन है, कार साइकिल से भारी होता है, कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2 होते हैं, साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है, दोनों की चाल में अंतर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ये जो है आरआरबी चेन्नई एएसएम एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक, जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से प्राप्त होता है, तो प्राप्त होने के लिए अपने मोड़ को वक्रीय मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है। जब कार चालक किसी मोड़ पर अपनी कार मोड़ता है तो जड़त्व के नियमानुसार उनका शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में रहता है मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है सीधा चलना चाहता है। इसी कारण वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
124 नंबर का क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपोहन, विलोम परासरण, विसरण। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अपकेंद्रण। और ये जो है बेंगलोर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रण बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस बल का एक प्रक्रिया बल जो कि परिमाण से अभिकेंद्रीय बल के बराबर परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होता है, इस प्रक्रिया बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसका सही आंसर है समान त्वरण होता है। यह जो है चेन्नई बोर्ड में पूछा गया है टीसी एग्जाम में 2002 में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है क्योंकि वह गति गुरुत्वीय त्वरण यानी जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन होता है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, इसलिए उसका समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकता है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। ये जो है डीएमआरसी यानी मेट्रो दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 के एग्जाम में। जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग यानी मोमेंटम शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितना अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए वह केंद्र को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि एक हाथ आगे ले जाकर गेंद पकड़ेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण चोट लगने अथवा छिटककर गिरने की संभावना होगी। इसका फॉर्मूला है आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल यानी फोर्स इनटू टाइम यानी समय। परिवर्तन के अनुसार समय में वृद्धि होने से कम बल लगाकर ही वह समान वेग को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ये जो है कोलकाता जोन में पूछा गया है असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के लिए 2008 में। ये जो है जब त्वरण आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, यह पिंड के द्रव्यमान यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तथा आघूर्ण अक्ष के वर्ग के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर का क्वेश्चन है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उसके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 4.1 √2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 16। इसका जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। ठीक, तो m1 v1 कर लेते हैं यहाँ पे, बराबर हाफ m2 v2²। ठीक, यहाँ पे दो द्रव्यमान है, दो वस्तु है, इसीलिए वेलोसिटी भी उसका 2 होगा और उसका मास भी अलग अलग है, इसीलिए हमने m1 m2 ये हमने लिख लिया। ठीक, उसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे v1 बराबर क्या हो जाएगा? v1 यहाँ से अगर हम v1/v2, तो यहाँ पे √अंडर ये दोनों को अगर हम लिखते हैं 1/2 m1 v1² बटा 1/2 m2 v2², तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये कैंसिल हो गया। ठीक, हाँ v नहीं होगा, v1 तो हमने बाहर ले लिया है, v² यहाँ पे रूट हमने रखा है इसीलिए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने पहले हटा दिया है ये लिखने के बाद। ठीक, स्क्वायर को हमने रूट में कन्वर्ट किया। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v1/v2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो उसी तरह से हम इसको अगर स्क्वायर को अगर हम हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक, बाकी हमने इसको ऊपर और इसको ऐसे ही एज इट इज रखा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? v1/v2 बराबर हो जाएगा √m। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये v1 हो गया, v1 का वैल्यू ये आ गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ये रेशियो इतना आ गया। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट करने में यही मिस्टेक होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m2 और m1 होगा। ठीक, अब ये कैसे होगा? तो जब हम यहाँ पे ये v2 का वैल्यू निकालेंगे तो v2² बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो भी है तो वो तो नीचे आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू है वो इधर क्या होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2/m2 हो जाएगा, 2/m2 हो जाएगा। शॉर्टकट करने में यही मिस्टेक होता है। यहाँ देखिए v2 बराबर ऐसे हम अगर निकालेंगे तो 2/m2 हो जाएगा, तो इसी तरह यहाँ पे 2/m2 होता, ये हमने गलत से लिखा है 2/m1। ठीक, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे यही ऑप्शन मतलब यही हो जाएगा। ठीक, तो अभी देखिए ये कट गया, ये कट गया। तो अभी ये आ गया कितना? m2/m1 आ गया, m2/m1। ठीक, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन, इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4/1, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे √4/1 तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, रूट हटने के बाद 2 दूनी 4 होता है। तो इसका क्या हो गया? v1 और v2 का अनुपात कितना आ गया? v2 का अनुपात कितना आ गया? 2:1, तो 2:1 इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है रिपीट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ में टीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी का ही, और एएसएम जम्मू में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी बहुत बार पूछा गया रहेगा लेटेस्ट एग्ज़ाम में, वो देखना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 129 नंबर का क्वेश्चन है, एक सीधे रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर AT क्यू अल्फा x बराबर जो है अल्फा है, ये अल्फा क्यू बीटा टी स्क्वायर गामा टी स्क्वायर और लैम्डा है। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? केवल अल्फा पर, केवल अल्फा तथा बीटा पर, केवल बीटा तथा गामा पर, केवल अल्फा तथा गामा पर। दोस्तों इसमें आप जानते होंगे, अगर ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो हमारे पास विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन, तो इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो त्वरण का वैल्यू आएगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें वेग का निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए करके देखते हैं एक बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे उससे पहले बता दूं, ये जो है इलाहाबाद सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है x बराबर अल्फ़ा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस लैम्डा। ठीक, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। ठीक, तो यहाँ पे प्रारंभिक यहाँ पे जो है प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर वेग क्या हो जाएगा, इसीलिए प्रारंभिक वैल्यू जो है यहाँ पे t बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वेग जो है गामा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेग आया। ठीक, अभी जो है डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे त्वरण के लिए डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर बटा dt, ये जो है कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 दूनी 6, 6 अल्फ़ा टी प्लस 2 बीटा। डिफ्रेंशिएशन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उतना डीपली मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे प्रारंभिक त्वरण कितना है, t बराबर अगर हम त्वरण जो है प्रारंभिक त्वरण एक्सीलरेशन अगर हम 0 लेते हैं, t बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। ठीक, तो इससे स्पष्ट है कि त्वरण जो है प्रारंभिक और प्रारंभिक वेग का अनुपात बीटा और गामा पर निर्भर करेगा, बीटा और गामा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे बीटा और गामा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, केवल बीटा और गामा पर निर्भर करेगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है, 1/4, 1/81, 1/100, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1/81। ये जो है आरआरबी चंडीगढ़ टीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आरआरबी चंडीगढ़ टीसी एग्ज़ाम में पूछा गया, कब, 2002 में पूछा गया है, आरआरबी टीसी में 2002 में पूछा गया है, और चंडीगढ़ जोन में और जम्मू जोन में एएसएम पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 181वां भाग है, लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। उसका जो वेट है यानी भार वो 6 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए। और ये जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये सभी आरआरबी, एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप हमारे चैनल का अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।